साउथ लेबनान में लड़ाई लगातार चल रही है और काफी तेज चल रही है। इन सब के बीच इजराइल ने पहली बार माना है कि उसके 890 से ज्यादा सैनिक इस जंग में मारे गए हैं। हमास को लेकर अमेरिकी अखबारों में एक रिपोर्ट छपी है जो बताती है कि जो गुर्रिल्ला टैक्टिक्स उसने अपनाई है वो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। और पहली बार अमेरिकी अखबारों में गजा में इजराइल जो कुछ कर रहा है उसको नस्ली सफाया यानी कि एथनिक क्लिंजिंग कही है। मोसाद के चीफ बर्निया पहुंचे हुए हैं दोहा। एक बार फिर से सीज फायर की बात चल रही है और ईरान में तैयारियां पूरी हैं इजराइल के हमले के लिए। लेकिन अमेरिकी अखबार ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई इजराइल हमला करेगा। ये और इससे जुड़ी बहुत सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान और इसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमला किया है हिजबुल्लाह ने, उसके जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं उनको देखकर बहुत साफ लग रहा है कि इजराइल का यह दावा सही नहीं है कि सिर्फ 2 लोग घायल हुए हैं और अब फाइनली पता चला है कि 5 सैनिक वहां पर मारे गए हैं। इसके अलावा भी नुकसान हुआ है। कल इजराइल ने पहली बार यह माना कि उसके 890 से ज्यादा सोल्जर्स यानी सैनिक मारे गए हैं 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद। ये 890 वो हैं जिनका मारा जाना इजराइल ने कंफर्म किया है। आप जानते हैं कि वहां के अस्पताल भी भरे हुए हैं घायल सैनिकों से। मानसिक रूप से बहुत सारे लोग बीमार हैं। अभी कल ही खबर आई थी कि वहां से लौट के आए एक सैनिक ने खुदकशी कर ली, डिप्रेशन के शिकार हैं। ये सारा कुछ चल रहा है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि इजराइल जो इस जंग में है उससे वहां के लोगों को भी क्या मिल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। हालात यह है कि एक भी अगवा किया हुआ आदमी अभी तक वापस नहीं आया है। हालात यह है कि इकॉनमी लगातार वहां की बर्बाद हो रही है। हालात यह है कि सैनिक लगातार मारे गए हैं। हालात यह है कि नार्दर्न इजराइल में जो वादा किया था नेतन्याहू ने कि जो लोग अपना घर खाली करके डर के मारे भाग गए हैं उनको वापस लाया जाएगा, वो तो आप छोड़ ही दीजिए। नार्दर्न इजराइल में कोई वापस नहीं आ रहा है। लेकिन एक्रे जैसे इलाके में जो अभी तक सेफ था वहां भी स्कूल बंद किए गए हैं, वहां भी मिसाइलें पहुंची हैं। इस नक्शे में जो 3 जगहें आप देख रहे हैं, हाइफा, एक्रे और नाजारेत, ये तीनों जगहें ऐसी हैं जहां पर हिजबुल्लाह लगातार मिसाइलें छोड़ रहा है। परसों 50 मिसाइलें गिरी थीं। कल का बताया जा रहा है 100 से ज्यादा मिसाइलें गिरी हैं, जिसमें कई घर तबाह हुए हैं, कई मिलिट्री बेसेस तबाह हुए हैं और कई लोग मारे गए हैं। ये सारा कुछ हासिल है और इसके बदले में लेबनान के अंदर एक कदम घुसने की भी अभी हिमाकत नहीं कर पाया है इजराइल। जितनी एरिया में था उतनी ही एरिया में है और वहां भी उसके टैंक लगातार उड़ाए जा रहे हैं। कल बताया जा रहा है कि 5 मरकावा टैंक और उड़ा दिए गए। टैंक्स उड़ाए जा रहे हैं। हरमस जो उनका ड्रोन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा ड्रोन है, 10 मिलियन से ज्यादा उसको बनाने में खर्चा आता है, रोज देखा जा रहा है कि वो ड्रोन नष्ट हो रहे हैं और हिजबुल्लाह के अटैक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच एक मजेदार घटना हुई है। इजराइल ने यह घोषणा की थी कि वो सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ है, लेबनान के खिलाफ नहीं है। लेकिन कल लेबनान ने बताया, लेबनान की मिनिस्ट्री ने बताया कि उसके 4 सैनिक यानी लेबनीज आर्मी के 4 लोग मारे गए हैं। अब यह खबर जब बाहर पहुंची है तो लगातार इसके रिएक्शंस आ रहे हैं। अमेरिका से रिएक्शन आया। अमेरिका ने कहा कि बिल्कुल लेबनान के सैनिकों या फिर यूएन फिल के लोगों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते, उनको नहीं मार सकते। हालांकि अमेरिका का कहना ना कहना सब बराबर है। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी कहेगा, फाइनली जाकर वो वहां पर ही खड़ा होगा। अमेरिका से एक न्यूज है, वहां का जो सट्टा बाजार है उसका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीतने जा रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव वाकई जीतता है तो अमेरिका के हालात बदलेंगे कई मामलों में। देखिए, आमतौर पे ओबामा को बहुत संत माना जाता है कि बड़ा महान आदमी था, नोबेल सोबेल मिल गया। लेकिन अगर ओबामा के बारे में आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शैतान संत का भेष धारण करके सामने बैठा हुआ है। जितनी जंगों में अमेरिका को ओबामा ने भेजा और उसके बाद उसी की पार्टी के बाइडेन ने भेजा,
ट्रंप ने उतनी जंगें कभी शुरू नहीं की। ट्रंप का बहुत साफ कहना है कि अगर वो आएगा सत्ता में तो रशिया से बात करेगा, यूक्रेन से बात करेगा, वहां पर जंग खत्म करेगा। पैसे बहुत सारे मिले हैं इजराइल से, इसलिए बिल्कुल इजराइल के फेवर में वो लगातार बोल रहा है। लेकिन मेरा अपना कैलकुलेशन है कि अगर ट्रंप सत्ता में आता है तो वो बैक चैनल से ईरान वगैरह से बात करके वहां पर भी शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। वो अमेरिकी सैनिकों को बाहर भेजकर लगातार जंग में झोंकने का हामी नहीं रहा है, जैसे कि बाइडेन या हैरिस है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि अब जो मोसाद के चीफ हैं बार्निया, वो पहुंचे हुए हैं दोहा। और दोहा वो पहुंचे हैं क्लिंटन की जर्नी के बाद। दोहा में इजिप्ट और कतर के साथ मिलकर फिर से एक बार कोशिश हो रही है कि गजा में सीज फायर किया जाए। लेकिन फिलहाल गजा में जो चल रहा है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया में कहीं ऐसा देखा नहीं गया है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं पहली बार अमेरिका के अखबारों ने एथनिक क्लिंजिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है, मतलब नस्ली सफाए का इस्तेमाल किया है कि वहां पर जो कुछ चल रहा है उसको नस्ली सफाया कहा जाना चाहिए। वहां लगातार नागरिकों को मारा जा रहा है। आप सोच के देखिए कि हॉस्पिटल पर हमला किया जाता है, हॉस्पिटल को जहां से गैस सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, उस जगह पर हमला किया जाता है और लगातार वहां लोगों को मारा जा रहा है। किल देम ऑल, उन सबको मार डालो। ये एक तरह से जंगी पुकार है इजराइल की। ये सारा कुछ वहां पर चल रहा है और इस बीच में मैक्रॉन ने एक बहुत जरूरी बात कही है। कल एक वीडियो जारी करके इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह कहा था, जो बर्बर लोग हैं, जिनके कल्चर में बर्बरता है, हम उनको सही कर रहे हैं। यानी उसके हिसाब से इस्लाम के कल्चर में बर्बरता है और उसका अपना कल्चर बड़ा अच्छा है। खैर, मैक्रॉन ने इस पर जवाब दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बर्बरता खत्म करने के नाम पर तुम खुद वही बारबरिक कार्रवाइयां कर रहे हो। इसके साथ साथ फ्रांस ने मदद भेजी है लेबनान को, जो $100 मिलियन के बराबर है, $100 मिलियन के बराबर है। यह लेबनीज आर्मी के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जिनके घर तोड़े हैं इजराइल ने। इजराइल बर्बरता की बात कर रहा है, इजराइल ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है। ये वैसे ही है जैसे शैतान खड़ा होकर इंसानियत सिखाए। मैं कल की घटना आपको बताता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने अल मायदीन के दफ्तर पर हमला किया है। दफ्तर पहले ही खाली कर लिया गया था, इसलिए दफ्तर पे हमला करने से किसी इंसान को किसी जान का खतरा नहीं हुआ। लेकिन कल इजराइल ने सारी हदें पार कर ली। वहां जिस अपार्टमेंट में पत्रकार रहते थे और खास तौर पर अल मायदीन और अल मनार के पत्रकार रहते थे, उस पर हमला किया। सीधे घर पे हमला किया। दुनिया के किसी जंग में पत्रकारों के घर पर हमला नहीं होता है, लेकिन यहां कितने सहाफियों को मार चुका है गजा के अंदर इजराइल, उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी कल उसने कहा कि अल जजीरा के ये पत्रकार 4 या 5 पत्रकारों का फोटो जारी किया और कहा कि ये सहाफी हमास के लिए काम करते हैं। अल जजीरा ने बिल्कुल इंकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका हमास से कोई लेना देना नहीं है। और अब लेबनान में भी ये अल मायदीन और अल मनार जैसे जो अखबार हैं, जो मैगजीन्स हैं, अल मनार तो चलो हिजबुल्लाह का अखबार है, लेकिन अल मायदीन तो इंडिपेंडेंट अखबार है, उसके लोग जहां रहते थे वहां पर हमला किया, उन घरों पे हमला किया। अब आप सोच के देखिए, उन घरों में उनकी बीवियां रहती होंगी, बच्चे रहते होंगे, माएँ रहती होंगी, बाप रहते होंगे, वहां पर हमला किया गया है। हालांकि शायद पहले से 2 घंटे पहले उनको खबर लग गई थी, इसलिए उन्होंने घर खाली कर दिया था। फिर भी वहां 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो इजराइल दुनिया को ह्यूमैनिटी सिखाता है। अमेरिका, जिसने नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराकर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी कई पीढ़ियों के लिए तबाह कर दी थी, जब ऐसे मुल्क इंसानियत सिखाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हंसी आती है। इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन तो ऐसे मुल्क ही हैं जिन्होंने लोगों का जीना हराम करके रखा है। इजराइल के अंदर हालत यह है कि कहीं से भी होस्टेजेस के वापस आने की कोई खबर नहीं है, इसीलिए फिर से एक बार सीज फायर की बात की जा रही है। ब्लिंकन ने बात की, मैंने आपको बताया कि शिन बेट के चीफ गए थे, अब मोसाद के चीफ बर्निया वहां पे गए हुए हैं। उसमें इजिप्ट और कतर खास तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 2 बातें बहुत जरूरी हैं।
पहली बात तो ये कि हमास के साथ ये मान लिया था लोगों ने कि यहया सिनवार खत्म हो गया तो हमास खत्म हो गया। अब अमेरिका के अखबार ही ये खबर छाप रहे हैं कि ठीक है, उनके लीडरशिप के कई लीडर्स को आपने मार दिया है, कई आर्मी कमांडर्स को मार दिया है, लेकिन वहां पर लगातार जो गुर्रिल्ला वार चल रहा है उसका सामना करना आसान नहीं है। अभी परसों ही वहां का एक मेजर मारा गया है, इजराइल का एक मेजर मारा गया है। इसके अलावा भी लगातार नुकसान हो रहा है और हमास अभी भी एक्टिव है, ये बात पहली है। दूसरी बात यह कि हमास के लोगों से कतर की बात हुई है और कतर का कहना है कि वो सीज फायर पर बात करने को तैयार हैं। तीसरी बात यह है कि ओसामा हमादान जो लीडर हैं और जिनके हमास के नेक्स्ट चीफ बनने की भी संभावना हो सकती है, उनका बयान आया है कि जब तक गजा में जंग पूरी तरह से खत्म नहीं होगी और गजा से इजरायली सैनिकों को पीछे नहीं हटाया जाएगा, तब तक सीज फायर पर हम कोई बात नहीं करेंगे, सीज फायर पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके पहले कल हमास ने यह बयान दिया था। हमास के लीडर आप जानते हैं मास्को गए हुए हैं, वहां पुतिन से बात हुई थी और उन्होंने वहां से यह बयान दिया था कि अगर कोई समझौता होता है तो सबसे पहले जो रशियन हमारी कैप्टिविटी में हैं, अगवा किए हुए हैं, उनको हम रिहा करेंगे। अब आप देखिए सीज फायर की बात चल रही है, इसमें कतर है और इजिप्ट है, दोनों के बारे में आप जानते हैं कि वो वही कहेंगे, वही करेंगे जो अमेरिका कहेगा। कितना ही बेहतर होता कि रशिया को, चाइना को या किसी ऐसी कंट्री को भी शामिल किया जाता जो फलस्तीनियों की भी बात कर सकती, जो ताकत के साथ वहां पर फलस्तीनियों का पक्ष ले पाती और उसके बाद कोई सलूशन निकालने की कोशिश की जाती। हकीकत यह है कि किसी को सलूशन की कोई नहीं पड़ी है, किसी को गजा वालों की कोई नहीं पड़ी है। गजा में जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, मासूम लोगों को, बच्चों को मारा जा रहा है। अमेरिका को बस इतनी चिंता है कि जिस तरह से कमला हैरिस लगातार इस चुनाव में पीछे हो रही है, अगर यहां से कुछ खबरें यहां वहां कर दें, कुछ सीज फायर वगैरह की चर्चा चलती रहेगी तो शायद जो वोट उसको छोड़ के जा रहा है, जो वोट उसको नहीं मिल रहा है, वो लौट के आ जाए। इसके अलावा अमेरिका ने पिछले 6 महीने, साल भर में जो हरकतें की हैं, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में बार बार सीज फायर का प्रपोजल रोका है, किसी को यह उम्मीद नहीं है कि अमेरिका किसी सीज फायर के लिए सीरियस है। गजा की हालत यह है कि इनके मिनिस्टर्स लगातार कह रहे हैं कि हम गजा में सेटलर्स को बसाएंगे। कल की खबर यह है कि कई सारे ज्यूज जो हैं वो गजा में घुसने की कोशिश कर रहे थे कि वहां घुसें, जो घर टूटे हुए हैं, जो घर बर्बाद कर दिए गए हैं, उन घरों पर अपने नए घर बनाएं, सेटल हों, जमीनों को कब्जा करें। एक यही काम है जो इन लुटेरों को, इन चोरों को बहुत अच्छे से आता है कि जमीनों पर कब्जा करो, फसलों पर कब्जा करो, घरों पर कब्जा करो, यहां के लोगों को हटाओ और वहां पर कैसे भी घर बनाओ। आखिर नकबा के बाद जिन 7.5 लाख लोगों को, फलस्तीनियों को निकाला गया था, उन्हीं के घरों पर तो पूरा इजराइल बना हुआ है, पूरा इजराइल लूट और कब्जे पे बना हुआ है। ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन ज्यूस के पैसे, जायनिस्टों के पैसे इतने लोगों के पॉकेट में पहुंचे हैं कि यूरोप कम से कम खामोश रहता है, इस पर कुछ नहीं बोलता है। अच्छी बात यह है कि कल ब्रिक्स की मीटिंग में तो कम से कम खुल के कहा गया कि इजराइल जो कर रहा है वो जेनोसाइड है और गजा के अंदर जल्दी से जल्दी सीज फायर हो। लेकिन इजराइल इस बात पर हेलबेंट है कि कैसे भी वो गजा को कब्जा करे। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितना ये गजा को कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जितना अपने सेटलर्स को पहुंचाएंगे, उतना ही वहां पर इनका नुकसान होना है, क्योंकि जिस तरह का गुर्रिल्ला वार वहां चल रहा है उसका निशाना ये सेटलर्स भी बनेंगे। सेना तो बनी रही है और गजा के अंदर किसी तरह की कोई शांति ये चाहेंगे तो भी हासिल नहीं होगी। शांति का सिर्फ एक तरीका है कि जंग को रोका जाए, फलस्तीनियों से बात की जाए, अलग फलस्तीन को मान्यता दी जाए, अपने अपने देश में चैन से रहा जाए। 2 स्टेट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके बाद वहां शांति हो सकती है, लेकिन न तो अमेरिका को उसमें कोई इंटरेस्ट है और ना ही किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नेतन्याहू को है, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। और अपने बेटे को तो उसने अमेरिका में सेफ रखा हुआ है, लेकिन अपनी कुर्सी के लिए पूरे इजराइल के हर नौजवान को दांव पर लगा देने में उसको कहीं से कोई भी शर्म नहीं है, कहीं से कोई भी हिचक नहीं है। जैसे अपने देश में मुसलमानों से नफरत की घुट्टी लोगों को पिलाकर पागल कर दिया गया है, कभी इस मस्जिद पे चढ़ रहे हैं, कभी उस मस्जिद पे चढ़ रहे हैं, कभी कोई बवाल कर रहे हैं, ऐसे ही नेतन्याहू ने पिछले लंबे अरसे में वहां के लोगों को नफरत की घुट्टी इस कदर पिला दी है कि उनके अपने लोग अगवा हैं, उनके अपने घरों के बच्चे मारे जा रहे हैं। वो अपने घर खाली करके उनके लोग नार्दन गजा से बीच में आए हुए हैं। एक बार सायरन बजता है और दसियों लाख लोग भाग भाग के जाकर सेफ हाउसेज में छिप जाते हैं। किसी को नहीं पता है कि कब कौन
कौन सा सायरन फेल हो जाएगा और कब कौन सा बम आकर, कब कौन सी मिसाइल आकर उनके छत पे गिर जाएगी, लेकिन वो इसी में खुश हैं कि चलो लेबनान में मुसलमान मर रहे हैं, गजा में मुसलमान मर रहे हैं। ये जो पागलपन होता है वो किसी भी मुल्क को ख़त्म करता है। फ़लस्तीनियों की तो चिंता है ही, इसीलिए लगातार मैं बात करता रहता हूं, लेकिन अपने मुल्क की भी मुझे चिंता है कि ये पागलपन जिस तरह से मेरे मुल्क में भरा गया है, कल को ऐसा ना हो कि मेरे मुल्क की सड़कों पर इस तरह का नज़ारा देखने को मिले। ये बेहद ख़तरनाक होगा, सबके लिए ख़तरनाक होगा, पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा, और हम जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं उनके लिए तो ख़तरनाक होना ही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि ईरान क्या करेगा। अगर इजराइल आक्रमण करता है तो ईरान क्या करेगा। अमेरिका के अखबारों में बहुत सारी बहसें चल रही हैं। इसमें पहला सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि क्या इजराइल हमला करेगा, और ये बात मैंने आपसे कही है कि बातें इजराइल कितनी भी बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, तो हमला करने से पहले 100 बार वो सोचेगा। दूसरा ये कि अपने पागलपन में अगर वो हमला करता है और बड़ा हमला करता है तो क्या अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। और तीसरा सवाल यह कि ईरान भी क्या यह जंग चाहता है। ईरान कभी जंग में फंसना नहीं चाहता है। अगर यह हमला छोटा सा होता है तो ईरान का रिएक्शन क्या होगा। ये सारी बातें हैं, कल के वीडियो में बहुत डिटेल से मैं बात करूंगा ईरान और इजराइल के रिश्तों और हमलों वगैरह के बारे में। बाकी जो अपडेट्स होंगी वो भी बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर 3 लाइनों में आज की पूरी बात मुझे समेटनी हो तो पहली बात यह कि लेबनान में घुसने की जो इजराइल की कोशिश थी, जो सपना था कि 24 घंटे या 3 दिन या 4 दिन में हम चढ़ के बेरूत तक पहुंच जाएंगे, हिजबुल्लाह ने फिलहाल उस सपने पे लगाम लगा रखी है। दूसरी बात यह कि हिजबुल्लाह जिस तरह से लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है उसके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। और आखिरी बात यह कि इन सब खबरों के बीच जो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबर है वो ये कि एक तरह की एथनिक क्लिंजिंग, एक तरह का नस्ली सफाया चला रहा है गजा के अंदर इजराइल, और पूरी दुनिया बेशर्मी से, पूरा अरब और पूरी दुनिया बेशर्मी से खामोश बैठी हुई है। हमारी आंखों के सामने एक जनसंहार हो रहा है, हमारी आंखों के सामने कत्लेआम हो रहा है और हम खामोश बैठे हैं, पूरी दुनिया खामोश बैठी है। दुनिया इस शर्म से कैसे उबरेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन तारीख लिखी जाएगी ये बात लिखी जाएगी कि दिन रात मानवतावाद की बात करने, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले पश्चिम पूरब सारे के सारे मुल्क खामोश बैठे थे जब गजा में इजराइल अस्पतालों पर बम गिरा रहा था, आम बच्चों, आम औरतों को मार रहा था, उनको अपने घरों से खदेड़ रहा था। उस समय दुनिया के जो शहंशाह मुल्क हैं वो खामोश बैठे थे। ये तारीख में लिखा जाएगा। मैं बोलता हूँ तो इसीलिए बोलता हूँ कि जब वो तारीख लिखी जाए तो कम से कम कहीं कोई एक लाइन में लिखे कि थे कुछ लोग जो उस समय भी हक की आवाज़ उठा रहे थे, और हम और आप तो तब जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे आप जैसे जो लोग होंगे उसको पढ़कर ये सीखेंगे कि हक की आवाज़ हमेशा उठाते रहना चाहिए, भले ऐसा करने वाले आप अकेले पड़ जाएं, भले इसके खतरे हों। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।